हाय फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 20, 22 एंड 32 जो कि बहुत ही हार्ड लगते हैं बाकी सारे आर्टिकल्स के कंपैरिजन में। तो हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या दिया है। ओके, फर्स्ट है आर्टिकल 20, जिसमें दिया गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इट मीन्स कि जब किसी भी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स जो है वो लागू होते हैं उस पर। तो क्या दिया है कि आर्टिकल 20 ग्रांट्स protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether he is citizen of India or foreigner or a legal person like a company or a corporation. ओके, तो इसमें तीन चीज़ें हैं। दैट नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इट मीन्स किसी पर्सन को किसी पूर्व कानून के लिए पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। It means no person shall be convicted for any offense except for violation of a law in force at the time of the commission of the act. It means उस एक्ट को करने के टाइम पे अगर वो लॉ नहीं था और उसे बाद में बनाया गया है तो वो वापस रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा उस पर। और दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, इट मीन्स नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर दैन वंस, कि किसी भी एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सज़ा नहीं दी जा सकेगी। एक ही बार में अगर उसको एक ही बार में जेल करना है एंड जुर्माना देना है तो ऐसा नहीं हो सकेगा कि उसे एक बार जेल कर दी जाएगी और उसके बाद वो छूट के घर जाएगा, फिर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। दोनों सज़ाएँ एक साथ दी जाएंगी। बट ये चीज़ें एंड थर्ड इज़ नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, इट मीन्स किसी भी पर्सन को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, इट मीन्स कि उसे मैंने आपको बता दिया कि उसे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि इन तीनों ही तथ्यों के पीछे कुछ स्पेशल चीज़ें भी हैं। जो पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, वो जो है कुछ ही केसों में जो है इम्पोज्ड होता है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में ओनली इम्पोज्ड होता है, जबकि सिविल लॉ या टैक्स लॉ में नहीं होता है। इट मीन्स अगर आपने घपला घोटाला किया, करप्शन किया है तो उसके लिए आपको रेट्रोस्पेक्टिवली अगर कोई लॉ बना है तो उसके तहत आपको पनिश किया जा सकता है। एंड इन अदर वर्ड अ सिविल liability or a tax can be imposed retrospectively. And second है the provisions prohibits only conviction or the sentence under ex post facto criminal law and non trial thereof. अगर कोई ट्रायल पे है तो उसके साथ फिर ऐसा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर ये लॉ नहीं होता है। एंड फाइनली द प्रोटेक्शन, it means immunity under this provision cannot be claimed in case of preventive detention or demanding security from a person. अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए गिरफ्तार किया गया है तो फिर उसके ऊपर किसी भी टाइप का मतलब कि किसी भी टाइप का लॉ लागू नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल jeopardy इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ or a judicial tribunal. In other words, it's not available in proceedings before departmental or administrative authority as they are not of judicial nature. जो डबल jeopardy है उसे सेम ऑफेंस के लिए, जिसमें मैंने बताया कि सेम ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती या अलग अलग मामलों में पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है, बट ऐसा केवल ट्रिब्यूनल्स या फिर प्रॉपर कोर्ट के ही मामले में हो सकता है। एससी या एचसी, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मामले में या ट्रिब्यूनल्स के मामले में ही हो सकता है। नहीं हो सकता है अगर जो है वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे फिर जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें उसके ऊपर चल सकता है डबल jeopardy, उसे दो बार सज़ा दी जा सकती है। और थर्ड है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इट मीन्स कि ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, आप अगर किसी को
किसी व्यक्ति ने पुलिस के सामने कुछ भी एक्सेप्ट किया है कि उसने कोई गुनाह किया है, उसने कोई क्रिमिनल टाइप का एक्ट किया है, तो उसे तब तक एविडेंस नहीं माना जाएगा जब तक कि वो कोर्ट में जाके ना बोले। ओके, इट मीन्स कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं है। ये भी हो सकता है कि पुलिस ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाया हो, या फिर इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद लेकिन इट डज़ नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इट मीन्स अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो जैसे मर्डर के वेपन्स वगैरह वो लिए जा सकते हैं उसके खिलाफ एविडेंस के तौर पे। और दूसरा है कंपल्सन टू गिव थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन एक्सेट्रा। इट मीन्स कि अगर उसके ब्लड स्पेसिमेन या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो कि घटनास्थल से बरामद हुई है और उसके डीएनए पाए जाते हैं उसमें चेक करने के बाद, तो वो चीज़ उसके खिलाफ यूज़ की जा सकती है कि, या फिर फिंगरप्रिंट्स हो गए, फुटप्रिंट्स हो गए, वो चीज़ उसके खिलाफ यूज़ की जा सकती है कि वो पर्सन घटनास्थल पर मौजूद था। और थर्ड है कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी। इट मीन्स बॉडी चेक करवाना कि हाँ कहीं पे चोट के निशान या फिर जो है ऐसा कुछ मिला जो कि उसके खिलाफ यूज़ हो सकता है। ये चीज़ ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंतर्गत नहीं आती है। फर्दर इट एक्सटेंड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग्स और प्रोसीडिंग्स विच आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर। मैंने पहले ही बताया ये सारी चीज़ें केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए यूज़ होती हैं। ओके, नाउ वी विल सी, वी हैव सीन आर्टिकल 20 कि उसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है। एंड नाउ वी विल सी आर्टिकल 22 विच इज़ अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। बहुत ही ज़्यादा लोगों को इस बारे में चिंता रहती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह को, कि लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो इन चीज़ों के लिए हमारे यहाँ आर्टिकल 22 है जिसमें दिया गया है कि अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट क्या क्या किया जा सकता है। इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पनिटिव डिटेंशन मतलब अगर आपने कोई एक्ट किया है, कोई क्राइम किया है, तो उसके बाद पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, डिटेन करती है। और प्रिवेंटिव होता है कि कोई एक्ट नहीं हुआ होता है, उसके पहले ही पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है, इसलिए ताकि आप वो एक्ट कर ना पाओ। ओके, तो हमने ये देखा कि विदाउट ट्रायल जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसमें क्या होता है, विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय अ कोर्ट गिरफ्तार कर लिया जाता है। इट्स पर्पज इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर अ पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। Okay, thus the preventive detention is not only a precautionary measure and based on suspicion. Okay, द आर्टिकल 32 हैज़ टू पार्ट्स। इसमें टू पार्ट्स हैं जिनमें एक है जो डील करता है ऑर्डिनरी टाइप ऑफ केसेस को, और दूसरा है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस को जो है डील करता है। पहला जो हम नॉर्मली देखते हैं कि किसी ने कुछ क्राइम किया, पुलिस आई उठा के ले गई, तो वो हो जाएगा फर्स्ट कैटेगरी। और दूसरा होता है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में यूज़ होता है कि पुलिस को कहीं पे पता चला कि हाँ कुछ लोग हैं, ग्रुप बनाए हैं, कुछ क्राइम प्लान कर रहे हैं, कुछ रेप प्लान कर रहे हैं, किडनैपिंग प्लान कर रहे हैं, तो उनको पहले ही उठा के ले जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 कन्फर फॉर द फॉलोइंग राइट्स ऑन अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ। इसमें 4 चीज़ें हैं जिसे हम एक फार्मूला ड्रिप के टाइप से याद कर सकते हैं। ड्रिप इट मीन्स DRIP। आप डी से कर सकते हैं, जो है डी से डिफेंडेड, ओके, आर से हो जाएगा रिलीज्ड, और आई से हो जाएगा इन्फॉर्म्ड, और पी से हो जाएगा प्रोड्यूस्ड। ओके, तो हम देखेंगे पहला है इसमें राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट, किस बात के लिए अरेस्ट किया गया है ये चीज़ कैदी को बताना ज़रूरी है। दूसरा है राइट टू कंसल्ट और टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, किसी लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो है वो कंसल्ट करने का हक है, जैसा कि हमारे यहाँ दिया भी गया है 1987 में जो नालसा बना है उसके तहत। और आर्टिकल 39 में भी ये दिया गया है, जो है फ्री लीगल एड जो है सबको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि दूसरे पक्ष को भी सुना जा सके कोर्ट में। और थर्ड है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। ठीक है, 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और फोर्थ है राइट टू बी रिलीज्ड
आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन। ओके, कि 24 आवर्स तक आप उसको डिटेन करके रख सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रखना है तो फिर आपको मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। ओके, ये है नॉर्मली अगर आप किसी को जो है गिरफ्तार करते हैं तो। लेकिन जो सेकेंड है, सेकेंड पार्ट ऑफ द डील जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, उससे पहले द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल्ड that the arrest and detention in the first part of the article 22 do not cover arrest under the order of court, civil arrest, arrest on the failure to pay the income tax, deportation of an alien। ओके, इन सब चीज़ों में जो है ये स्पेशल टाइप के क्राइम्स हैं, तो इनमें जो है वो यूज़ नहीं होता है। ये जो मैंने ये 3-4 बताए, ये जो 4 बताए मैंने, ये नॉर्मल कंडीशंस के लिए हैं। एंड द नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 grants protection to person who is arrested or detained under a preventive detention law. Okay, this protection is available to both citizen as well as alien and include the following. Okay, इसमें 3 चीज़ें included है। पहला, the detention of the person cannot exceed 3 months unless an advisory board reports sufficient cause for extended detention. The board is to consist of judges of high court. Okay, इट मीन्स जो पर्सन है उसे केवल 3 मंथ्स तक के लिए जो है वो डिटेन किया जा सकता है। अगर इसे ज़्यादा करना है तो उसके लिए एक बोर्ड गठित करना पड़ेगा, और जो कि जो है हाई कोर्ट्स के जज से मिलकर बना होगा। और दूसरा है, ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनी, और हाउएवर द फैक्ट्स कंसीडर टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। ओके, डिटेंशन, जिसका डिटेंशन हुआ है उसे बताया जाएगा कि जो है आपका डिटेंशन क्यों हुआ है। हालांकि कुछ फैक्ट्स ऐसे जैसे टेररिज्म या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के लिए अगर किसी को डिटेन किया गया है तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो बातें डिस्क्लोज नहीं की जाएंगी। और थर्ड है, द डिटेनी शुड नॉट अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी should be afforded to opportunity to make a representation against the detention order। जो डिटेनी होगा उसे रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर के अगेंस्ट जो है फाइल करने का हक होगा, वो फाइल कर सकता है।